बाबर मर चुका था। काबुल की सर्द हवा में मुग़ल सल्तनत का सबसे बड़ा फातेह हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। ये कहानी है मुग़ल सल्तनत के उरूज की और उसके ज़वाल की। इसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं कि कैसे बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर आकर हुकूमत संभाली। अब हम चलते हैं बाबर की मौत के बाद। दिल्ली के किले में सन्नाटा था, सिपाहियों की आंखों में बहुत ज़्यादा खौफ था और अमीरों के दिलों में सवाल था, अब सल्तनत को कौन संभालेगा। तख्त पर एक जवान बैठा, चेहरा बावकार था, आंखों में ख्वाब थे, लेकिन हाथों में वो मजबूती नहीं थी जो एक सल्तनत को मजबूत रख सके। इसका नाम था हुमायूं। बाबर का बेटा था, मुग़ल तख्त का वारिस था, मगर तकदीर ने इसके लिए सिर्फ ताज नहीं रखा था, आजमाइशें भी तैयार रखी थी। हुमायूं बहादुर तो बहुत था, लेकिन दिल का नरम था। इल्म और नजूम से मोहब्बत करता था, लेकिन मसला ये नहीं था, सल्तनत सितारों से नहीं चलती, फैसलों से चलती है। वो वक्त पर फैसला नहीं कर पाता था, दुश्मन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नरम था और अपनों के मुकाबले में हद से ज़्यादा भरोसा करने वाला था। और मुग़ल ख़ानदान में सबसे ख़तरनाक एक चीज़ थी और वो थे भाई। हुमायूं के भाई थे कामरान मिर्ज़ा, जो कि काबुल के हाकिम थे, अस्करी मिर्ज़ा पंजाब की तरफ हाकिम थे, बंदाल मिर्ज़ा अलग ख्वाब सजाए बैठे थे। हर भाई को लगता था कि तख्त इसका हक है। हुमायूं ने इन सबको मुआफ़ किया, हिस्से दिए, सल्तनत बांट दी। लेकिन तारीख़ का असूल है, सल्तनत जब बांटी जाए तो कमज़ोर हो जाती है। इसी कमज़ोरी को एक शख्स ने दूर से देखा, खामोश, सब्र से शिकारी की तरह। इसका नाम था फरीद ख़ान। बाद में दुनिया इसे शेर शाह सूरी के नाम से जानने लगी। वो कोई शहज़ादा नहीं था, ना किसी शाही ख़ानदान का था। इसके अंदर एक चीज़ थी, निज़ाम बनाने का दिमाग और हुकूमत करने का हुनर। वो देख रहा था मुग़ल आपस में लड़ रहे हैं, फ़ैसले कमज़ोर हो रहे हैं और रियाया बददिल हो चुकी है। वो जानता था अगर वार ठीक वक्त पर किया जाए तो शेर को भी गिराया जा सकता है। उसने वही किया। 1539 में गंगा के किनारे चौसा का मैदान चुना, हुमायूं की फ़ौज के साथ जंग की। हुमायूं की फ़ौज तादाद में बहुत बड़ी थी, मगर नज़म नहीं था, ज़ब्त नहीं था। शेर शाह की फ़ौज छोटी तो बहुत थी, मगर मुनज़्ज़म थी और तैयार थी। रात के अंधेरे में शेर शाह ने हमला किया, अफरा तफरी फैल चुकी थी, मुग़ल लश्कर टूट चुका था। हुमायूं बमुश्किल जान बचाकर वहाँ से भागा। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मुग़ल वक़ार का पहला जनाजा था। लेकिन इस जंग के बाद भी हुमायूं ने कोई सबक हासिल नहीं किया। एक साल बाद 1540 में कनूज का मैदान लगा। हुमायूं दोबारा मुकाबले के लिए आया, मगर इस बार भी वही गलती की, गलत हिकमत अमली, कमज़ोर क़यादत और अंदरूनी इख्तलाफात। शेर शाह ने फ़ैसला कुन वार किया। नतीजा ये निकला कि मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। दिल्ली का तख्त एक अफ़गान सिपाही के हाथ आ गया। शेर शाह सूरी बादशाह बन चुका था और हुमायूं दरबदर हो चुका था। हुमायूं रेगिस्तान में भटकता रहा, काबुल, कंधार, ईरान, कहीं पनाह मिलती तो कहीं से धुतकार आ जाता। इसके पास ना तो फ़ौज थी, ना ख़जाना था और ना ही सल्तनत थी। लेकिन इसकी गोद में एक बच्चा था जिसका नाम था अकबर, एक नन्हा शहज़ादा जो इस वक्त कुछ नहीं जानता था कि एक दिन वो हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। हुमायूं हार चुका था, मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी और दिल्ली के तख्त पर एक नया शेर बैठ चुका था, शेर शाह सूरी। वो सड़कें बना रहा था, निज़ाम बना रहा था, अदल भी कायम कर रहा था और मुग़लों का बच्चा परदेश में खामोशी से बड़ा हो रहा था। हुमायूं खाली हाथ नहीं लौटा। वो ईरान का सफ़वी बादशाह शाह तमाशब के दरबार पहुंचा। शुरू में इसे शक की नज़र से देखा गया, लेकिन फिर किस्मत ने दरवाज़ा खोला। शाह तमाशब ने कहा, अगर तुम शिया मज़हब कबूल करो तो मैं तुम्हें अपनी फ़ौज दूँगा और तख्त भी वापस दिलाऊँगा। हुमायूं के पास इंतखाबात बहुत कम थे, या तो इज़्ज़त के साथ जिला वतनी काटनी पड़ती या ज़िल्लत के साथ हमेशा की गुमनामी थी। इसने वहाँ पर वक्त के लिए झुकना कबूल किया और बदले में इसे मिली ईरानी फ़ौज, पूरा का पूरा तोपखाना, तरबियत याफ्ता कमांडर, और ये वही ताकत थी जिसकी कमी ने इसको पहले हरा दिया था। सबसे पहले इसने काबुल वापस लिया, फिर कंधार, फिर पंजाब। इधर शेर शाह सूरी भी मर चुका था और इसके बाद सूरी सल्तनत में वही बीमारी फैल चुकी थी, भाइयों की लड़ाइयाँ, कमज़ोर वारिस, गलत फ़ैसले, जैसे कभी मुग़लों में थी।
1555 میں ہمایوں نے دہلی پر چڑھائی کی۔ اس بار وہی ہمایوں نہیں تھا جو پہلے ہار چکا تھا۔ اب وہ تجربہ کار تھا، جنگ کی قیمت بھی جانتا تھا اور اقتدار کا بھوکا بھی تھا۔ پانی پت کے قریب سوری فوج کو شکست ہوئی۔ 15 سال بعد مغل تخت دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ دہلی کے لال قلعے کے اوپر دوبارہ سے مغل پرچم لہرانے لگا۔ ہمایوں نے دوبارہ سے مغل سلطنت کو بنا کر رکھ دیا۔ ہمایوں نے حکومت سنبھالی، نئے سرے سے سلطنت جوڑی، پرانی غلطیوں سے سیکھا، لیکن قسمت نے اسے مکمل بادشاہ بننے کا وقت نہ دیا۔ ایک دن دہلی کے قلعے میں وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اذان کی آواز آئی، وہ جھکا اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور مغل بادشاہ سیڑھیوں سے گر پڑا۔ سر پر شدید چوٹ لگی۔ چند گھنٹوں بعد ہمایوں کی موت ہو گئی۔ تخت پھر سے خالی ہو گیا تھا، لیکن اس بار ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے رہ گیا تھا جس کی عمر تھی صرف اور صرف 13 سال۔ اس بچے کا نام تھا اکبر، لیکن خون میں بابر کی بہادری اور دماغ میں ہمایوں کا تجربہ۔ اس کے ساتھ کھڑا تھا ایک لوہے کا آدمی جسے کہتے ہیں بہرام خان، اور تاریخ نے لکھا اگر بابر نے سلطنت کی بنیاد رکھی اور ہمایوں نے اسے بچایا تو اکبر نے اسے آسمان تک پہنچایا۔ ہمایوں واپس آ گیا تھا لیکن مر بھی گیا۔ شیر شاہ سوری نے پورا نظام دیا لیکن نسل نہ بچی۔ اب تخت پر بیٹھنے والا تھا ایک چھوٹا سا بچہ۔ کیا وہ مغل سلطنت کو بچا پائے گا، یا دشمن اسے نگل جائیں گے، یا پھر وہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا؟ یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ باقی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور سے شیئر کریں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔